हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका इकोनॉमी, एनवायरमेंटल साइंस या स्पेसिफिकली क्लीन एनर्जी सेक्टर या इंडिया का क्या प्लान है कि किस तरीके से इंडिया ट्रांजिशन करेगा हमारा जो कन्वेंशनल एनर्जी मिक्स है उससे क्लीन एनर्जी की तरफ, उसके बारे में आज एक डिस्कशन हो जाए। आज की जो इंफॉर्मेशन है हम आपको बताएंगे कि इंडिया का एनर्जी मिक्स अभी करंटली क्या है, क्या उस एनर्जी मिक्स के साथ इश्यूज हैं, क्या नए ट्रेंड्स निकल कर आ रहे हैं और इंडिया का क्या प्लान है कि किस तरीके से इस एनर्जी मिक्स को चेंज करके क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन करते हुए अपना बेसिकली एनर्जी मिक्स को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ ले जाएं। आज जो इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे इसको आप यूज कर सकते हैं एनर्जी मिक्स या एनर्जी सेक्टर के किसी भी क्वेश्चन में नॉलेज एनहेंस करने के लिए, साथ ही साथ एनवायरमेंटल साइंस, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स पर। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, इंडिया की जो लार्ज पॉपुलेशन है रफली 1.3 बिलियन पीपल, इंडिया के सामने बहुत बड़ा ट्विन चैलेंज बेसिकली पोज करते हैं। और ये ट्विन चैलेंज का पहला पार्ट है कि किस तरीके से इंडिया इतनी लार्ज पॉपुलेशन को अनइंटरप्टेड एनर्जी सप्लाई कर सके, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा ट्विन चैलेंज है कि ये एनर्जी अनइंटरप्टेड हो, चीप हो, इकोनॉमिकल हो, अफोर्डेबल हो। साथ ही साथ ये एनर्जी मिक्स या जो हम स्ट्रैटेजी अपनाएंगे अपनी एनर्जी जनरेट करने के लिए फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, कहीं उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना हो जो ग्लोबल एफर्ट्स हैं खासतौर से क्लाइमेट चेंज की तरफ। तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस एनर्जी मिक्स को हम कैसे ट्वीक करेंगे कि हमारा जो एम है ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की तरफ वो भी इफेक्टिव रहे। 2003, लेट्स गो बैक 2 decades बैक इन टाइम। तो जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट रहा 2003, उसने बेसिकली प्रमोट किया उस वक्त, क्योंकि क्लाइमेट चेंज शायद तब तक एक बहुत बड़ा इशू नहीं बना था कि जो हमारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिनको टीपीपी कहा जाता है, उनको प्राइमरी सोर्स ऑफ न्यू इंस्टॉल कैपेसिटी के रूप में प्रेजेंट करने का। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का ही नतीजा है कि अगर हम 2011 और 2017 की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी को कंपेयर करें, खासतौर से जो हमारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं या टीपीपी हैं, तो 2011 में जहां हमारे टीपीपी या थर्मल पावर प्लांट्स की इंस्टॉल कैपेसिटी सिर्फ 94 गीगावाट रही, वहीं अगले 6 साल में बढ़ के रफली 192 गीगावाट रही। इसका अच्छा नतीजा यह हुआ कि क्योंकि एडिशनल हम कैपेसिटी इंस्टॉल कर पाए, तो जो हमारी पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन थी वो 2011 के मुकाबले 2017 में रफली 37% हम बढ़ा पाए। और जो हमारा पीक डिमांड डेफिसिट था वो 2010-11 में रफली 9.8% था, वो घटकर इस एडिशनल कैपेसिटी की वजह से 2016-17 में सिर्फ 1.6% रह गया। कि मतलब जब पीक डिमांड है, हमारी जो मार्केट की डिमांड है, उसके मुकाबले हम कितनी कम एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो 2010-11 में रफली 9.8% एनर्जी हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे थे, वही घट के 2016-17 में सिर्फ 1.6% ही रह गया। लेकिन अभी भी इंडिया ने हालांकि रफली 37% एडिशनल पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ा पाए एडिशनल कैपेसिटी की वजह से, जो पीक डिमांड डेफिसिट है उसको कम कर पाए हैं। लेकिन इंडिया का जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में अभी भी सिर्फ 1/3 ही है। मतलब इंडिया इकोनॉमिकली सिर्फ अभी टेक ऑफ कर पाया है। एनर्जी की डिमांड इंडिया की बहुत तेजी से बढ़ने वाली है और कुछ एस्टिमेट्स ऐसे भी हैं कि हो सकता है कि 2030 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाए। अभी कौन से नंबर का एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया? 4th लार्जेस्ट। और अगर हम एनर्जी मिक्स की बात करें, खासतौर से थर्मल पावर प्लांट्स की बेसिकली बात करें, तो जो हमारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स है जिसमें कोल बेसिकली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, तो वो पूरे एनर्जी कैपेसिटी या जनरेशन के बेडरॉक हैं या बेसिकली कोर हैं। कोल इकलौता फ्यूल है जो इंडिया में अबेंडेंस में मिलता है। छोटा नागपुर प्लेटो से, उड़ीसा से लेके, बिहार से लेके, झारखंड से लेके, इवन साउथ इंडिया में कोल इंडिया में अबेंडेंस में आसानी से मिलता है। और जो इसका क्लीनर ऑल्टरनेटिव हो सकता है जैसे पाइप नेचुरल गैस। पाइप नेचुरल गैस, क्योंकि इंडिया में नेचुरल गैस के बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो या तो हमें मिडिल ईस्ट से बेसिकली पाइप नेचुरल गैस लानी पड़ेगी, या सेंट्रल एशिया से लानी पड़ेगी, या रशिया से लानी पड़ेगी। तीनों ही केसेस में, क्योंकि ज्योग्राफिकली, जियोपॉलिटिकली इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग एनवायरमेंट है, खासतौर से चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की टेरेन की वजह से या जियोपॉलिटिक्स की वजह से, तो पाइप नेचुरल गैस एक रियल ऑप्शन इंडिया के सामने नहीं है। इसका मतलब अगर हमें कोल को, थर्मल पावर प्लांट्स को रिप्लेस करना है,
तो नेचुरल गैस एक बहुत वायबल ऑप्शन दिखाई नहीं देता। आज की अगर हम बात कर लें या मार्च 2021 की अगर हम बात कर लें तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं ये रफली जो हमारा टोटल एनर्जी मिक्स है उसका 71% कंट्रीब्यूशन करते हैं। टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या टोटल जनरेशन कैपेसिटी इंडिया की कितनी होगी? रफली 382 गीगावाट। इसका मतलब कोल बड़ा इंपॉर्टेंट रोल लगातार प्ले कर रहा है इंडिया के टोटल एनर्जी मिक्स में। और अगर हमें अपने जो क्लाइमेट डील या क्लाइमेट एग्रीमेंट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना है या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जिनको एसडीजीज भी कहा जाता है, और खासतौर से एसडीजी 7 जो बेसिकली इंश्योर करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल, उसको बेसिकली ऑब्लिगेशंस को फुल करना है बाय 2030 तक। तो हमें कोल के ऑल्टरनेटिव्स को या कोल फायर्ड जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनको इस तरीके से ट्वीक करना होगा कि हमारी एफिशिएंसी हाई रहे और उनका पोल्यूशन बेसिकली कम होता जाए। अच्छा, कैसे ये कर पाएंगे? एक तरीका तो यह है कि हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको तेजी से बढ़ाया जाए। तो जो वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी जिसको कहा जाता है, जिसके प्राइमरी सोर्सेज हैं विंड और सोलर, आज की तारीख में वो रफली 24.7% जो हमारी टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 382 गीगावाट्स की, उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। लगातार गवर्नमेंट की तमाम कोशिशें हैं, खासतौर से 2015 के पेरिस क्लाइमेट डील के बाद, कि किस तरीके से हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स है उसको रैंप अप किया जाए। लेकिन साथ ही साथ इसका भी हमें इंश्योर करना होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनका यूटिलाइजेशन कम होता जाए, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट्स मेजर केपेक्स या कैपिटल कॉस्ट से बनते हैं। अगर उनको हम फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और उनसे इलेक्ट्रिसिटी परचेज करने के बजाय हम ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से परचेज करना शुरू कर देंगे, तो एक्चुअली ये थर्मल पावर प्लांट्स अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन इनकी जो फिक्स कॉस्ट होगी, इनकी जो बेसिकली ओवरहेड कॉस्ट होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें या ना करें। और वो फिक्स कॉस्ट क्योंकि पूरी कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, किसको पास ऑन की जाएगी? जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज किसको पास ऑन अल्टीमेटली करेंगे? इसको अल्टीमेटली पास ऑन करेंगे जो हमारे फाइनल कंज्यूमर्स रहेंगे। तो इंडिया के सामने ये एक बेसिकली बड़ा फाइन बैलेंस करने की जरूरत है कि रिन्यूएबल्स हमें बढ़ाने हैं, लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन कहीं ना हो जाए, सिर्फ इस क्वेस्ट में कि हम तेजी से रैंप अप करें अपने रिन्यूएबल सोर्सेस को। साथ ही साथ दूसरा एक बड़ा चैलेंज कि जब भी रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं, चाहे वो सोलर हो, विंड हो, इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं पावर ग्रिड से तो उसकी कॉस्ट अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग जो पावर है इसको जब आप कांस्टेंट सप्लाई पावर ग्रिड से इंटीग्रेट करेंगे तो हो सकता है आपको स्टोरेज बैटरीज लानी पड़े, बाकी सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और अगर आप फोरम ऑफ रेगुलेटर्स के कुछ एस्टिमेट को देख लें तो अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स को आप बेसिकली इंटीग्रेट करते हैं आपकी नेशनल पावर ग्रिड से, तो रफली 2.13 रुपीस पर यूनिट की एक्स्ट्रा कॉस्ट उस पर पड़ती है, और जिसका ब्रेकअप कुछ इस तरह होगा कि रफली 1.1 रुपीस बैलेंसिंग कॉस्ट, उसके अलावा 1.02 रुपीस पर यूनिट स्टैंडर्ड कैपेसिटी कॉस्ट। तो ऑटोमेटिकली रिन्यूएबल सोर्स हो सकता है जनरेट करने में चीप पड़े, लेकिन अल्टीमेटली इसको आपको नेशनल पावर ग्रिड में इंटीग्रेट करना पड़ा होगा, और रफली 2.13 रुपीस पर यूनिट अगर उसकी एक्स्ट्रा पड़ती है कॉस्ट, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट किसको पास ऑन होगी? वो कॉस्ट पास ऑन होगी डिस्कॉम्स को या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को या विद्युत वितरण निगम लिमिटेडों को। और अल्टीमेटली वो किसको पास ऑन करने की कोशिश करेंगे अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती है? तो एंड कंज्यूमर्स को, हाउस होल्ड्स को, इंडिविजुअल्स को, फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज को। तो हमें इस एनर्जी मिक्स के बैलेंस को भी देखना होगा। इसके अलावा इंडिया को एक ऐसा प्लान भी इंप्लीमेंट करना होगा कि हमारे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, खासतौर से हमारे जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनकी एनर्जी एफिशिएंसी को कैसे एनहेंस कर पाएं और इनके जो एमिशंस हैं, खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड एटसेट्रा, एयरबॉर्न पोल्यूटेंट्स या पार्टिकुलेट मैटर, इनको बेसिकली कैसे कम किया जाए। साथ ही साथ कैसे कॉस्ट इफेक्टिव रहें और ओवरऑल एनर्जी जो हमारा मिक्स हो वो लो कॉस्ट हो, 24/7 365 हो, और जो ग्लोबल मार्केट है उसमें कंपेटिटिव बना रहे। किस तरीके का प्लान हो सकता है? तीनों ही डायरेक्शंस में हमें कॉन्सर्टेड एफर्ट्स लगाने होंगे। सबसे पहले रिफॉर्म अपना करना होगा, जिसके लिए इंडिया ने एक प्लान भी तैयार कर लिया है अपने थर्मल पावर प्लांट सेक्टर को।
इंडिया ने एक टाइम बाउंड ट्रांजिशन प्लान प्रिपेयर किया है इंडिया के पावर सेक्टर के लिए, जिसमें रफली 211 जो कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको प्रोग्रेसिवली रिटायर किया जाएगा, ताकि टोटल रफली 36 गीगावाट की एनर्जी को जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हटाया जाए। और कौन कौन से प्लांट्स बेसिकली सेलेक्ट किए गए हैं इस रिटायरमेंट के लिए, उनके कई पैरामीटर्स चूज किए गए हैं, जैसे एफिशिएंसी क्या है, कोल कंजम्पशन कितना है, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस कितना है, एज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। साथ ही साथ पुराने थर्मल पावर प्लांट्स को हम एनर्जी मिक्स से हटाते जाएंगे, लेकिन कन्वेंशनल थर्मल पावर प्लांट्स में से भी जो हाई एफिशिएंसी लो एमिशन या जिनको हेली टीपीपीज कहा जाता है, उनको बेसिकली हम प्रमोट करेंगे। गवर्नमेंट 47 नए हेली या हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स को कमीशन करने के डायरेक्शन में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, जिसमें गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रफली 1.77 लाख करोड़ इन्वेस्ट भी किए गए हैं। इन नए 47 न्यू थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से एडिशनल रफली 32 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। इसका मतलब 211 रिटायर किए, रिप्लेस कर रहे हैं सिर्फ 47। लो एफिशिएंसी रिटायर किए, इंस्टॉल किए जा रहे हैं हाई एफिशिएंसी लो एमिशन के थर्मल पावर प्लांट्स। उसके अलावा जो ये नए थर्मल पावर प्लांट्स हैं जो कि हेली हैं, हाई एफिशिएंसी लो एमिशन, इन्होंने डिस्कॉम्स के साथ या जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं स्टेट्स के साथ या इवन प्राइवेट प्लेयर्स, उनके साथ ऑलरेडी पावर परचेज एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं। जो 2 पार्ट टैरिफ पॉलिसी है, इसका मतलब इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो पावर कंज्यूमर्स बॉर्न करेंगे, चाहे ये फुल कैपेसिटी पे काम करें या ना करें। तो ये एक हमारा ट्रांजिशन हो गया कि थर्मल पावर सेक्टर को हम किस तरीके से रिफॉर्म करने के डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। 211 को रिटायर करेंगे, प्रोग्रेसिव रिटायरमेंट करेंगे और नए 47 हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स को कमीशन करेंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो जो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है NPCIL, उसका भी प्लान है। इनफैक्ट वो ऑलरेडी 11 न्यू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कमीशन कर रहे हैं, जिनकी टोटल जनरेशन कैपेसिटी रफली होगी 8.7 गीगावाट। और न्यूक्लियर एनर्जी 24/7 आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है विदाउट एनी CO2 एमिशन, सो वेरी क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी का प्रॉब्लम यही है कि इसका जो फ्यूल है यूरेनियम एटसेट्रा, वो इंडिया में अबंडेंस में नहीं मिलता। हमको ज्यादातर फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, मोस्टली सेंट्रल एशिया, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो हम कितनी कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे न्यूक्लियर पावर की, उसमें एक मेजर कंस्ट्रेंट निकलकर सामने आ जाता है। इसके अलावा जो हमारा ये ट्रांजिशन प्लान है, चाहे थर्मल पावर प्लांट्स का हो चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का हो, उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ये कम होती जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडिया की एनर्जी डिमांड लगातार बढ़ती जाएगी और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और ऐसा लगता है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी सितंबर 2021 में रफली 209 गीगावाट थी, वो 2020-30 में कितनी हो जाएगी? कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा, रफली 220 गीगावाट। तो 211 इनएफिशिएंट ऑब्सोलीट थर्मल पावर प्लांट्स को रिटायर करने के बाद, जिनकी एवरेज एज 25 ईयर से ज्यादा हो गई थी, नए 47 कमीशन करने के बाद हमारी ओवरऑल कैपेसिटी 220 गीगावाट के आसपास देखी जा रही है। तो अगर आप टोटल मिक्स कर लें कि जो टोटल थर्मल पावर प्लांट है रफली 220 गीगावाट बाय 2030 और न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी रफली 15 गीगावाट, तो 235 गीगावाट हमारी ऐसा लगता है कि जो बेस लोड रिक्वायरमेंट है, 80% हमारी पीक डिमांड है, उसको हम मीट कर पाएंगे बिना किसी एक्सपेंसिव बैटरी स्टोरेज के। तो जो हमारा VR इंटीग्रेशन होगा, जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन की ओवरऑल कॉस्ट होगी, वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि हमें सिर्फ 20% ही एडिशनल कैपेसिटी चाहिए होगी हमारे रिन्यूएबल से। उसके अलावा जो हमारा ट्रांजिशन प्लान है, उससे ऐसा लगता है कि जो इंडिया की पावर जनरेशन है थर्मल पावर प्लांट से, वो 2021 में अभी 70% है, वो 2029-30 में ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी तो हालांकि 209 गीगावाट से बढ़ के 220 गीगावाट हो जाएगी, लेकिन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगा जो अभी 71% है 382 ओवरऑल इंस्टॉल कैपेसिटी का, वो 2029-30 में घट के 71 से 57% ही रह जाएगा। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी होगी थर्मल पावर प्लांट्स पे, वो लगातार कम होती जाएगी। उसके अलावा जो ये नए टाइप के हेली हाई एफिशिएंसी लो एमिशन जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं,
इनकी जो अभी सिर्फ 25% इंस्टॉल कैपेसिटी है, 2029-30 में जो कोल फाइड पावर प्लांट्स होंगे या थर्मल पावर प्लांट्स होंगे, 25% से बढ़कर इनका कंट्रीब्यूशन रफली 44% हो जाएगा। मतलब हमारा थर्मल पावर प्लांट्स का 71% से कंट्रीब्यूशन घट के 57% हो जाएगा, और उस 57% में भी जो हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स है उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 25% से 44% हो जाएगा। इसका मतलब जो हमारे इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, उनको हम हटाते जाएंगे, और ऐसे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी वाले जो थर्मल इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स हैं, अगर 2018-19 का देख लें तो रफली 46% ऐसा लगता है थर्मल पावर प्लांट्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो 2030 तक 46 से घट के सिर्फ 4% प्लांट्स ही ऐसे रह जाएंगे जो कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी या इनएफिशिएंट थर्मल पावर प्लांट्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसका मतलब बाकी 96% जो थर्मल पावर प्लांट्स होंगे वो ज्यादा एफिशिएंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लो पोल्यूटिंग, लो एमिशंस होंगे। इन सबको करने से जो हमारा टोटल CO2 एमिशन है पावर सेक्टर का, वो ऐसा लगता है कि 2030 तक रफली 57 मेट्रिक टन कम हो जाएगा। अच्छा, इसका फायदे क्या होंगे, क्या इसके बेसिकली बेनिफिट्स हैं कि क्योंकि हमारा जो हाई एनर्जी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनके ज्यादा इंस्टॉल करने से जो हमारे एमिशंस हैं, खासतौर से हमारे पर्टिकुलेट मैटर हो, SO2 हो, NO2 हो, हमारा जो नया ट्रांजिशन प्लान हो, ये हमें ऑपरेशनल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देता है। पुराने ऑब्सोलीट टीपीपीज को हटाया जाएगा, ज्यादा एफिशिएंट टीपीपीज को मिक्स में लाया जाएगा, हमारी ओवरऑल डिपेंडेंसी थर्मल पावर प्लांट्स पे कम हो जाएगी। इसके अलावा हमें प्रायोरिटाइज ये भी करना होगा कि हम इन थर्मल पावर प्लांट्स में हाई एफिशिएंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को भी इंस्टॉल करें, ताकि एट सोर्स ही रफली 99.97% जो हमारा पार्टिकुलेट मैटर है PM2.5, PM10, उसको वहीं बेसिकली फिल्टर आउट कर दे, इसको एनवायरनमेंट में नहीं आने दे, ताकि लोगों को उस पार्टिकुलेट मैटर को ब्रीथ ना करना पड़े। तो ये बहुत सारे ऐसे नए इनिशिएटिव्स हैं जिनके लिए इंडिया ऑलरेडी प्लान कर चुका है, जो इंडिया को मदद करेंगे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी को सेफ गार्ड करने में। साथ ही साथ किस तरीके से रिन्यूएबल्स को हमारी ग्रिड के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, कैसे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी को हटाया जाएगा, हाई एफिशिएंसी लो एमिशन थर्मल पावर प्लांट्स को इंटीग्रेट किया जाएगा, न्यूक्लियर पावर को कैसे बढ़ावा देंगे, और ओवरऑल एनर्जी सिक्योरिटी तो हम बेसिकली इंश्योर करेंगे, कॉस्ट को भी कम रखेंगे, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की तरफ एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी हम क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर, जिसे बेसिकली आप बोल सकते हो इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, किस तरीके से हमारा एनर्जी मिक्स है, किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे इकोनॉमी को हम बैलेंस आउट करेंगे इकोलॉजी एनवायरमेंट के साथ, आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर अ नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।